पंजाब असम्बली के बाहर राजा बशारत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहली बात ये है कि हलफ बर्दारी की तकरीब जो है उसको रोका जाए। जो इससे पहले अदालत के ऑर्डर्स हुए हैं उसको सस्पेंड किया जाए, फिर लार्जर बेंच जो है वो बनाया जाए। आज के अदालती फैसले के मुताबिक हमारी इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो एक्सेप्ट हुई हमारी इस्तदा के मुताबिक। उसी इंट्रा कोर्ट अपील जो है उसमें जो हमने इस्तदा की हुई थी कि लार्जर बेंच बनाया जाए, लार्जर बेंच की भी हमारी इस्तदा जो है मंजूर हुई। और फिर सबसे अहम बात जो ये है कि इससे पहले जो हाई कोर्ट के 2 या 3 फैसले हुए हैं, उन फैसलों में प्रेसिडेंट साहब का कंडक्ट और चीफ मिनिस्टर का गवर्नर साहब का कंडक्ट उसको क्वेश्चनेबल बनाया गया था और उस पर बहुत रिमार्क्स भी दिए गए थे। और उन्हें मैं समझता हूँ कि ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो सदर के ओहदे के साथ और गवर्नर के ओहदे के साथ नहीं जाती। आज अदालत ने उन ऑब्जर्वेशंस को भी सस्पेंड किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत आम फहम बात है कि जो शख्स आज गैर कानूनी तौर पर गैर आइनी तौर पर हलफ उठाता है, उसके हलफ उठाने के साथ ही उसके जो चीफ मिनिस्टर बनने के खिलाफ जो अपील थी वो एक्सेप्ट भी होती है और हमें जो रिलीफ हम चाह रहे थे वो भी मिलता है और लार्जर बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो अमल उन्होंने किया अदालत की नज़र में वो मुतनाज़े ज़रूर है, इसीलिए हमारी प्लेंट जो है उसको एक्सेप्ट किया गया और लार्जर बेंच बनाया गया। इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि एक सिंपल सी बात है, आप मीडिया इस बात का शाहिद है कि पिछले 3.5 साल से हम वोट को इज्जत दो के हवाले से नून लीग का जो एक बयानिया है उसको सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन आज क्या ये हकीकत नहीं है कि हमजा शहबाज हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोटें लेकर 26 लोगों को लोटा बनाकर वज़ीर आला मुंतखब होता है। तो आज हमारा ये सवाल बनता है कि ये वोट की इज्जत यही होती है कि हमारी वोटें लेकर आप मैंडेट हासिल करते हैं चीफ मिनिस्टर का। मैं समझता हूँ कि इसके ज़्यादा काबिल शर्म बात उनके लिए कोई नहीं हो सकती। हमारा मैंडेट जो है उसको इस्तेमाल करके वो इक़्तिदार में आते हैं और फिर उस वक्त वोट की इज़्ज़त की बात नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग का जो वोट को इज़्ज़त देने वाला बयानिया था वो रद्द हो चुका है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने इंतहाई अहम अर्ज़ करना चाहता था कि आज भी हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हमजा शहबाज साहब को ईवान में अक्सरियत हासिल नहीं है। आप गवाह हैं इस बात के कि जो हमारे अरकान मुनर्रफ हुए हम उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस हमने मूव किया, स्पीकर साहब के पास वो रेफरेंस आया, स्पीकर साहब के बाद वो रेफरेंस जो है इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने उन मुनर्रफ अरकान को 6 तारीख के लिए नोटिस भी दिया हुआ है। तो अगर 26 वोट आज हमारे उनसे माइनस कर दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली के ईवान में सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी है और उनके पास कोई जवाज़ नहीं है कि लोटों की मदद से वो वज़ारत आला जो है वो उसको लेकर आगे चले। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो आइनी और कानूनी जंग है इंशाअल्लाह ताला हमने लड़नी है और हमने इन लोगों को एक्सपोज करना है। एक्सपोज इस लिहाज से करना है कि जो एक बयानिया लेकर चले थे आज उस बयानियों के इन्होंने खुद ख़त्म किया और इंशाअल्लाह ताला 6 तारीख को जब वो लोटे वहाँ से डिस्क्वालीफाई होंगे तो आप देखेंगे कि चंद मिनटों के अंदर अंदर हमजा शहबाज जो है वो अपनी अक्सरियत खो चुके होंगे। मैं यहाँ अददी लिहाज से भी आपको अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि हमजा शहबाज साहब को 197 वोट मिले थे जब वो इलेक्शन लड़े, उसमें से 26 हमारे निकाल दें तो 171 वोट उनके पास रहता है और उसके मुकाबले में 172 इसी ईवान में हमारे पास वोट मौजूद है। फैसला आए बगैर लोटों के वोट कास्ट किए बगैर भी
پاکستان تحریک انصاف جو ہے سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارا یہ موقف ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا کہ نون لیگ ایک فاشسٹ جماعت ہے، جمہوریت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ان کی اپنی ذات کا معاملہ ہوتا ہے تو جمہوریت کی آڑ لے کر یہ آگے چلتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز ان کے مخالف ہو تو پھر یہ جمہوریت کو بھی رون دیتے ہیں۔ آج جو گورنر ہاؤس میں ہوا، آپ نے دیکھا کہ گورنر پنجاب جو اس وقت آئینی لحاظ سے صوبے میں مرکز کے بھی نمائندہ ہیں اور کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے سب سے بڑا آئینی عہدہ جو ہے اس صوبے کا وہ ان کے پاس ہے، ان کی اجازت کے بغیر گورنر ہاؤس کے پریمیسز کو استعمال کیا گیا، قبضہ کیا گیا اور اس کو مس یوز کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی پرزور طور پر مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو انلیگل کام ہوا ہے، دیکھیں اگر بطور وزیر قانون اگر میرے آفس سے کوئی نوٹیفیکیشن نکلتا ہے تو میری منظوری کے بغیر نہیں نکل سکتا۔ اگر میرا سیکرٹری مجھ سے پوچھے بغیر کوئی نوٹس نکالے گا، میں ایک قانونی اور آئینی جو ایک پروسیجر ہے اس کو اگر بائی پاس کرے گا تو اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، دو چیزیں کلیئر کیجیے گا۔ ایک تو اب آپ کی پوزیشن ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد کلیئر ہو گئی ہے، کیا پنجاب کی بیوروکریسی کو چیف سیکرٹری استعمال ہوا ہے؟ کیا پنجاب کی بیوروکریسی کو اسلام آباد سے یوز کیا گیا؟ ایک سوال یہ ہے۔ میں پہلے اس کا جواب دو دوں کیونکہ اس لیے میں ابھی اس سے بات بھی کر رہا تھا اور ریلیونٹ بھی ہے۔ دیکھیں وہ نوٹیفیکیشن جس کے تحت عثمان بزدار صاحب کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 1 وہ پہلے میں ایکسپلین کر چکا۔ نمبر 2 آپ یہ دیکھیں کہ ایک گورنر ہاؤس جو رات کو نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے وہ چیف منسٹر اور کیبنٹ کے متعلق کرتا ہے۔ کیبنٹ کو تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا اور چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ کیا اس کی کوئی آئینی یا قانونی حیثیت ہو سکتی ہے کہ ایک ہی نوٹیفیکیشن کے دو حصے ہیں، ایک ہی نوٹیفیکیشن میں دونوں چیزیں مینشنڈ ہے کہ چیف منسٹر بھی مینشنڈ ہے اور کیبنٹ بھی مینشنڈ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر انہوں نے، میں فرض کر لیں کہ عثمان بزدار صاحب کو ڈی نوٹیفائی کیا تو کیبنٹ تو ایگزسٹ کرتی ہے۔ جب تک نئی کیبنٹ نہیں آتی ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمیں کسی نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا اور ہمیں گورنر صاحب کے علاوہ کوئی ڈی نوٹیفائی کر بھی نہیں سکتا۔ اچھا رائے صاحب یہ دوسرا سوال پہ ساتھ ہی لے لیں گا۔ اس وقت جو بحران کھڑا ہو گیا یہاں پر کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو آگے حلف لینا پڑا ہے وزیر اعلیٰ کا، اب کابینہ بھی بننی ہے، کابینہ نے بھی حلف لینا ہے۔ گورنر صاحب نے تو سٹانس بڑا کلیئر لے لیا کہ میں حلف نہیں دوں گا۔ اب کابینہ کا حلف کون سب لے سکتا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کا جج کوئی نہیں لے گا ماس وائے گورنر صاحب کے، کیونکہ یہ پریروگیٹو جو ہے گورنر صاحب کا ہے، انہوں نے ہی حلف لینا ہے۔ دوسرا خود آپ نے فرمایا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب کو آنا پڑا ہے، تو وہ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ ایک غیر آئینی اقدام تھا۔ پورا آئین اٹھا کر دیکھ لیں، اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی کا کہیں اس میں ذکر ہے کہ وہ حلف لیں گے تو ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک چیز اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ بات ہوئی ہے، لیکن 2 دن پہلے جو ان کی ہائی کورٹ میں رٹ تھی اس میں انہوں نے پارٹی بنایا ہوا تھا چیئرمین سینٹ کو، اور ان کی پلی یہ تھی کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ آ کر ہم سے حلف لے۔ خدا کے لیے آپ سارے لوگ روز عدالتوں کو بھی کور کرتے ہیں، اسمبلیوں کو بھی کور کرتے ہیں، کیا پروونشل اسمبلی کی اسکیم آف تھنگز میں کہیں چیئرمین سینٹ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کیا آئین میں کہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں حلف لینے کے حوالے سے؟ کس قانون کے تحت انہوں نے جا کر عدالت میں کہا جی کہ چیئرمین سینٹ ہم سے حلف لے؟ سو آئین اور قانون کو بائی پاس کرنے کا ہر جو ہے حربہ یہ استعمال کرتے ہیں، اگر چل جائے تو ٹھیک ہے، نہ چلے تو اچھا بزدار صاحب، جو رائے صاحب 2 بڑے کھلاڑی تھے پنجاب کے اندر، ایک تو گورنر چیمہ صاحب ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، دوسرے ان کے بڑے کھلاڑی تھے عثمان بزدار صاحب۔ رات گئے بھی آپ لوگ ان سے ملتے رہے، مشاورت ہوتی رہی اس معاملے کے اوپر، لیکن وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے اور یہاں پہ بھی وہ آئے اور چلے گئے۔
क्या वजह थी, किस बात के लिए उनको मनाया जा रहा था रात के? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अगर आइन और कानून के मुताबिक देखें तो वहाँ पे जिक्र है चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट सारी आपके सामने खड़ी है। तो जब कैबिनेट सामने खड़ी है तो इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर भी खड़ा है और हमें चीफ मिनिस्टर का पूरा एतमाद हासिल है। अच्छा राजा भाईगा कि इस सूबे में एक देखिए मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि उस दिन जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ और जिसके नतीजे में हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए, क्या किसी तौर पर भी आप उसको एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कह सकते हैं? कतई तौर पर गवर्नर वो है ही नहीं, वो तो हमारी नज़र में उनका इलेक्शन ही नहीं है। फिर से मैं समझता हूँ कि इन हालात से हमें बचना चाहिए। अच्छा राजा साहब, मुनासिब के साथ आप कबीला खड़ी है, लेकिन जो हमारी अदलिया है वो तो इसे ये कामयाब और आईनी तरीके का इलेक्शन करार दे रही है। जिनके पास आपने अपील लेकर जानी है वो एक मीर का शेर भी है कि मीर क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के होने से, तो ये काम नहीं हो जाएगा? नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ मैं इसी में दे देता हूँ कि इस वक्त हमारी इंटर कोर्ट अपील चल रही है और जैसे कि आपने देखा कि उसमें इंटरिम रिलीफ भी हमें मिला जो हमारे लिए हौसला अफजा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस तरह अभी मोहतरमा ने फरमाया कि अगर वहाँ से कुछ हमें रिलीफ नहीं मिलता तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारे पास आगे ऑप्शंस मौजूद हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें किसी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदालतों पर अदम एतमाद नहीं कर रही। हम बार बार कह रहे हैं कि हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करेंगे और ये हमारे इस अज़म से मैं भरपूर तरीके से इस बात की ख्वाहिश रखता हूँ और हमारी उम्मीद है कि अदलिया भी हमारे एतमाद पर पूरा उतरेगी और अदलिया गैर जानबदाराना फ़ैसले करेगी। अगर गैर जानबदाराना फ़ैसले होंगे तो हम भी मानेंगे, अवाम भी मानेंगे, लेकिन अगर फैसलों में कहीं लचक आई तो मैं समझता हूँ कि हमसे पहले आप लोग महसूस कर लेते, आप ही उसको नहीं मानेंगे। राजा साहब ये बताएं कि मुल्क में एक आईनी बहरान हुआ, इस बहरान की जो है वो जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? और दूसरा, नून लीग आर्टिकल 6 की बात करती है, तो ये बताएं कि एक तो आईनी गैर निकाम किसने किया और आर्टिकल 6 किस पर जो है? अच्छा यही सवाल। अच्छा, नून लीग कैटेगोरिकली कहती है कि आर्टिकल 6 लगना है इमरान खान पर, आर्टिकल 6 लगना है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पर, आर्टिकल 6 लगना है गवर्नर पंजाब पर, और कहीं से आवाज़ आती है कि स्पीकर साहब पर भी लगना है। क्या ये लग सकता है आर्टिकल 6? बिल्कुल कतई तौर पर नहीं लग सकता, लेकिन मैं आज की पिटीशन के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा कि उस पिटीशन में पैरा नंबर 9 जो है गुज़श्ता फ़ैसले का वो ज़ेर बहस आया, जिसमें कि गवर्नर साहब पर भी ऑब्जर्वेशन दी गई थी और प्रेसिडेंट साहब पर भी ऑब्जर्वेशन दी गई थी। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि उसी पैरा को अदालत ने आज सस्पेंड कर दिया है। तो जब अदालत उस पैरे को सस्पेंड कर रही है तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद आर्टिकल 6 की बात करना ही जो है वो बिला जवाज़ है। अच्छा राजा साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की है, सुप्रीम कोर्ट से पहले राष्ट्रपति है कि आप पिंडी आते हैं, पिंडी ही रोक दिया गया मामला? नहीं, मैं समझता हूँ कि हमें मफरूज़ों पर नहीं जाना चाहिए। हम इस वक्त इंतहाई साफ़ सुथरे तरीके से अपने मौक़िफ़ को लेकर चल रहे हैं। अदलिया पे हमें एतमाद है। ये एक लीगल बैटल है जिसमें हम इंशाअल्लाह ताला कानूनी तौर पर ही आगे जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी होंगे। राजा बशारत लाहौर में मीतगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी इंट्रा कोर्ट अपील चल रही है, हम किसी तौर पर अदालतों पर अदम एतमाद नहीं कर सकते। हमारी उम्मीद है कि अदलिया हमारे एतमाद पर पूरा उतरेगी।